ठीक है। पहला चैप्टर का मैं सवाल पूछूंगा, फर्स्ट चैप्टर से मैं आपको लाइन वाइज सबसे सवाल पूछूंगा। मैं सब पढ़ा चुका हूं। अच्छा, मुझे ये बताओ पहले आप लोग कि जितने भी इंसान हैं, इंसान का ओरिजिन का क्या रहा सिस्टम, अभी तक साइंटिफिकली क्या माना गया है। और मैंने शुरू शुरू के चैप्टर से मैंने काफी डिस्कस किया था कि जो इंसान है वो किस तरह से उनका ओरिजिन हुआ, कहाँ से ओरिजिन हुआ, कैसे गए, क्या रहा, इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? बैक्टीरिया। शुरू के वीडियो तो देखे थे आपने? सबसे पहले मानव हाँ, अफ्रीका में पाए गए और ठीक भारत है। में सबसे पहले नर्मदा घाटी पे पाए गए। ठीक है, तो अफ्रीका से पहले निकल के कहाँ गए? कुछ आइडिया, कुछ पता है कि क्या किया? देखिए, हिस्ट्री को अगर आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा एक कहते हैं इवेंट्स के दर बर, एक इवेंट्स टू इवेंट्स कैसे होते हैं, क्या किया, तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। ठीक है। अब आपने जो बताया वो छोटे एग्जाम्स नहीं होते, जैसे लेखपाल वाले एग्जाम होते हैं, इसमें सवाल पूछे थे सबसे पहले इंसान कहाँ पे हुए, इंडिया में कहाँ पे मिले, रटने वाली चीज बताई आपने। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे सीक्वेंस पूछा, सीक्वेंस क्या रहा, सीक्वेंस क्या रहा, कहाँ पे रहे, क्या हुआ, इसके बारे में जान। शुरुआत में मैंने बताया ना कुछ आपको, एक मोटा मोटा आइडिया बता दो। कुछ शुरू के वीडियोस में मैंने एक बताया था आप लोगों को कि पहले शुरू के 2-3 वीडियो में कि ईस्ट अफ्रीका में सबसे पहले पाए गए। बल्कि अभी तो मैंने आपसे ये चीज नहीं पूछी कि किस तरह के थे वो। ठीक है। ऑस्ट्रोपिथेकस नाम का एक माने आते हैं, ये आपसे रामापिथेकस, ऑस्ट्रोपिथेकस, ये सब आपके कोर्स का हिस्सा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। लेकिन मैं अभी आपसे डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि क्लास 6 में बहुत डिटेल में गया नहीं है ये लोग। जो मोटा मोटा बात की है वहीं तक रखूंगा आपको। मोटा मोटा ये है कि क्लास 6 के अकॉर्डिंग सबसे पहले ईस्ट अफ्रीका में, जो ईस्ट अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? कभी देखा आपने अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्री हैं? ये ज्योग्राफी का सवाल आपका आता है। ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? एक आधा कंट्री के नाम बता दो। सोमालिया, तंजानिया, मोजाम्बिक। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बाकी को आइडिया मिला कि नहीं मिला आपको? चलिए, ज्योग्राफी का हिस्सा है, बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए, ईस्ट अफ्रीका में सबसे पहले जो इंसान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, ठीक है, और यहाँ से निकलकर धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आए और खाने की खोज में, बेसिकली खाने की खोज में अफ्रीका से होकर वो मतलब यूरोप में और एशिया की तरफ चले गए लोग। सवाल आपसे ये पूछेगा एग्जाम में कि जो एशिया में जो इंसानी प्रजाति आई उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एशिया में जो इंसानी प्रजाति आई है उसको क्या बोलते हैं? यूरोप में जो इंसानी प्रजाति डेवलप हुई उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं, कुछ आइडिया? सब शुरुआत के वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने डिस्कस किया कि ये एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं कि सबसे पहले होमो हिबिलिस स्टार्ट होते हैं अफ्रीका से, और उसके बाद धीरे धीरे खाने की खोज में वो अफ्रीका से बाहर निकल के कुछ लोग यूरोप जाते हैं, कुछ लोग एशिया जाते हैं। तो यूरोप में जाते हैं उनको क्या बोला गया, और जो एशिया की तरफ आए, जो इंडिया में आए या बाकी जो एशियाई कंट्रीज में आए, उनको क्या बोला गया? ये मैच द फॉलोइंग वाले सवाल आते हैं। हाँ, इंडियन में जो आए उनको आर्यंस बोला गया। नहीं, अभी तो आर्यंस तो बहुत बाद में आया है। मैं अभी तो इंसान की जो प्रजाति है उसकी शुरुआत की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो इंसान, जो आर्यंस आए वो तब तो होमो सेपियंस बन चुके थे। होमो सेपियंस बनने से पहले, होमो सेपियंस कहते हैं ना हम लोग अपने आप को, जो बायोलॉजिकल नेम हमारा है। यस सर। जो इस समय, लेकिन शुरुआत के समय में सिर्फ होमो सेपियंस नहीं रहते थे, वहां पे और तरह के भी थे। अब एग्जांपल जैसे लेते हैं, इस बात को समझिए। जैसे कि मान लीजिए कुत्ते होते हैं ना, अब ऐसा तो नहीं है कुत्ता जो होता है वो खाली एल्सिशन होते हैं, कुछ पमेलियन भी होते हैं, कुछ पग भी होते हैं, अलग अलग टाइप के कुत्ते होते हैं ना। होता कुत्ता है लेकिन अलग अलग ब्रीड के कुत्ते होते हैं। यस सर। तो समझिए कि आज से लाखों साल पहले जब इंसान बने तो सबसे पहले सिर्फ होमो सेपियंस नहीं बने थे। होमो सेपियंस थोड़ा सा बाद में आए, उससे पहले होमो हिबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथैलर्स ये बने थे। सुना है नाम कभी आप लोगों ने इन लोगों के? होमो इरेक्टस नाम सुना है आपने? होमो इरेक्टस मतलब वो इंसान जो सबसे पहले अपनी कमर, मतलब सीधे कमर पे खड़े हो सके, मतलब टांगों पे खड़े हो सके और सीधे खड़े हो सके। आपसे सवाल इसी तरह पूछा गया था सिविल सर्विसेज में, यूपीएससी में पूछा गया था आपसे कि यूरोप में जो गए उन्होंने निएंडरथैलर्स कहते हैं, जो एशिया में आए उन्हें होमो इरेक्टस कहते हैं। आप शुरुआत के वीडियोस देखिए प्लीज, ठीक है? चलिए, शुरुआत में पहले क्वेश्चन आप लोग गलत कर दिया।
अब हम ये मानते कपिल जी हैं हाय, शशांक है, जी जी सॉरी टू इंटरप्ट। जी जी ये जो वीडियो आपने दिए हैं, लेट्स से आप जो स्टूडेंट हाँ से बात कर रहे हो, हाँ ये कितना छूट चुका है मेरा? लेट्स से टुडे इज माय कुछ फर्स्ट चैप्टर डे। आपके छूटे हैं। आपको अभी आपको जब मैं ऐड करूंगा तो आपको मेरे लेक्चर जी, मिल जाएंगे उसके अंदर, ठीक है ना। अभी बस क्योंकि आज का अच्छा, जो शेड्यूल था वो सवाल पूछने वाला था, ठीक है। तो आप जी अभी जी, आपको आप जस्ट आप अभी ऐड हुए हैं तो इसलिए आपको भी मैंने अभी वेबसाइट पे ऐड नहीं किया, जस्ट क्लास के बाद आपको ऐड कर दूंगा मैं आपको, ठीक है। अभी ठीक है, फिलहाल आप कोई सुन बात, लीजिए। थैंक यू। हाँ, ये सब मैंने डिस्कस हाँ किया हाँ, श्योर। था। ये अब ये लोग पढ़ के नहीं आए हैं, भूल गए हैं, ये अलग बात है, ठीक है। लेकिन ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मकसद ही यही है कि आपसे सवाल पूछे जाएं। सिर्फ ऐसा ना हो करेक्ट। कि मुझे लगे कि लेक्चर्स खत्म कर दिया, कोर्स खत्म हो गया और पता लग रहा है कि आपको कुछ आता ही नहीं है। अब ये देखो आप कि आपको आपने होमो हिबिलिस और होमो इरेक्टस का नाम तक की नहीं पता आप लोगों को। मतलब पता क्या है वो अलग छोड़िए, आपको नाम तक की नहीं है आपको, मतलब आपने हाँ हूं तक की नहीं की, तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता होगा उसमें। अब इस तरह से सिलेक्शन कैसे होगा बताइए यार। चलिए आगे देखते हैं। अब सबसे पहले जब हिंदुस्तान में आए तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सबसे पहले जो इंसान कहाँ पर बसे, कहाँ बसे सबसे पहले, जो सवाल कई बार पीछे से पूछा भी गया है। नर्मदा घाटी के किनारे। नर्मदा घाटी के नर्मदा कहाँ पर है? नर्मदा कहाँ पर है? अगर मैप देखते हैं नर्मदा कहाँ पर है? सर दक्षिणी पठार में बहने वाली नदी है। ठीक है, कुछ खासियत है इस नर्मदा के साथ? क्या खासियत है इसका? सर ये जालोड़, इसके किनारे किनारे जालोड़ मिट्टी है, खेती हो जाती है। एक और खासियत है इसके अंदर। हाँ ये आप सर बताइए। पश्चिम की तरफ बहती है, सागर में अरब जाती सागर में है। गिरती है। बस बस यही बात है कि ये जो है वो अरेबियन सी में जाती है, ना कि बे ऑफ बंगाल में आती है, ठीक है। अरेबियन सी, अब मैंने ये डिस्कस किया कि नहीं किया कि कुछ नदियां जो होती हैं, जैसे मान लो गंगा यमुना नदियां निकली हिमालय से, वो जाती हैं बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, यानी बंगाली खाड़ी में जाके मिलती हैं। लेकिन कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो अरेबियन सी में तरफ जाती हैं, मतलब इधर लेफ्ट वेस्ट की तरफ जाती हैं। सवाल पीछे से पूछा गया था कि ऐसा क्यों होता है, कुछ नदियां इधर क्यों जाती हैं और कुछ नदियां इधर क्यों जाती हैं। ये ज्योग्राफी का सवाल है, ये क्यों होता है पता है, डिस्कस किया था मैंने आप लोगों से कि मैक्सिमम नदियां कहाँ जाती हैं बताइए, सबसे ज्यादा नदियां कहाँ जाती हैं? बंगाल की बंगाल की खाड़ी। खाड़ी में। क्यों भाई? अगर अगर आप मैप देखोगे तो गंगा की बात करते हैं तो गंगा तो गंगोत्री से निकलती है और उसको सीधे निकलना चाहिए, नीचे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे करके यूं मुड़ जाती है, बिल्कुल वो जैसे ना ऐसे करके यूं मुड़ जाती है, ठीक है। उधर सर तराई हाँ, का क्षेत्र है उधर। और बताइए, ये सवाल पीसीएस में 2020 में या 19 में आया हुआ सवाल है, ये पीसीएस प्री में ज्योग्राफी है। मैं जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लूंगा तो आपसे हर चीज पूछूंगा। मैं ये बोल जाना कि मैं सिर्फ हिस्ट्री पूछ रहा हूँ, इसमें अभी इकोनॉमिक्स भी आएगा, इसमें ज्योग्राफी भी आएगा, सब कुछ आएगा, ठीक है। क्यों गंगा यमुना जाकर बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, मैक्सिमम नदियां जो आती हैं वो बे ऑफ बंगाल में आती हैं, और बहुत कम नदियां जो होती हैं वो अरेबियन सी में जाती हैं। एक चीज सर और वो होती है, मैदानी सर क्षेत्र है, जो इसलिए पश्चिमी मैं चलो एक चीज और बताओ, एक चीज और डिस्कस करते हैं, इसी से जुड़ा हुआ है कि जो बे ऑफ बंगाल में जाती है नदियां, यानी बंगाली खाड़ी में नदियां जाती हैं, वो क्या बनाते हैं, और जो अरेबियन सी में जाती हैं वो क्या डेल्टा बनाती हैं? एस्टुरी हाँ, डेल्टा कहाँ बनता है? बंगाल की नदियों के खाड़ी में मुहाने बनती पे सर। होंगे वो। मुहाने बनता है। और ये जी कहाँ, सर। कौन से बे ऑफ बंगाल वाले में कि कौन से बनते हैं? बे ऑफ अरेबियन बंगाल वाले में। बंगाल में बनता है, ठीक है। अभी मैं पूछूंगा आपसे कि ये डेल्टा होता क्या है। अब आपने कहा कि डेल्टा जो है वो बंगाल की खाड़ी में जो नदियां जाती हैं वो बनाती हैं, और जो अरेबियन सी में जाती हैं वो एस्टुरीज बनाती हैं, ठीक है। जी अब सवाल ज्योग्राफी जुड़ा हुआ है जो कई बार आता है, मुझे बताइए कि डेल्टा क्या चीज होती है? डेल्टा वहां पे क्यों बनता है, यहाँ क्यों नहीं बनता? चलिए बताइए, डेल्टा क्या चीज होती है? डेल्टा सर वहां पर जो नदियां हैं वो अपने साथ मिट्टी इट्टी जो गाद आत लेके ठीक है, जाती हैं, तो वो कहीं भीतर काम मुझे में देखिए वितरित हो कभी जाती इस तरह हैं। बताइएगा कि जनता को समझ में आ जाए, मुझे मतलब समझाना ना पड़े, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब यही है कि चीजें आपसे मैं डिस्कस कर सकूं। मैं बाकी लेक्चर तो मिलते रहेंगे आप लोगों को। आप बताइए डेल्टा क्या चीज होती है? सर जो बंगाल की खाड़ियां में जो खाड़ी में नदियां जो जाती हैं वो अपने साथ गाद आत लेके जाती हैं। और कुछ है? हाँ वो बताते रहिए, बताते रहिए। और नहीं बस जिससे जो उनकी जो धारा है, मुख्य धारा है, वो कहीं भीतर गांव में बट जाती है, तो उससे छोटे छोटे मतलब वो और कोई कुछ कहना डेल्टा बन चाहेगा? जाते हैं। और कोई कहना चाहेगा? और कोई कुछ कहना चाहेगा डेल्टा के बारे में? बेसिकली कपिल जी, जितना मुझे स्कूल का याद हाँ है, जी जी, सॉरी मेरा आंसर गलत भी हो सकता है। नहीं कोई बात नहीं, यहाँ डिस्कस बेसिकली कीजिए। जो हाँ, जी जो रिवर का माउथ होता है, आई थिंक वहां बनता है डेल्टा। ठीक है। और जहाँ सेडिमेंट, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, रिवर का सेडिमेंट जहाँ इकट्ठा होता है और जहाँ खत्म होती है नदी, वहां पे जो सुंदरबन एक डेल्टा है फॉर एग्जांपल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
सुंदरबन शायद गंगा बनाती है महासागर के पास, इधर गंगा सागर के पास, हम्म। तो शायद उसको डेल्टा कह सकते हैं हम। चलिए मैं बताता हूँ, देखिए देखिए होता क्या है, दो चीज समझते हैं हम लोग, दो चीजें, ठीक है। पहला समझते हैं कि इंडिया का जो, अगर आप नक्शा देखेंगे गुजरात के पास से, आप देखो गुजरात का अगर आप नक्शा देखोगे, साइड में बिल्कुल एक अंदर से कटा हुआ है, शेर का मुंह से बना नहीं है, गुजरात के साइड में देखिए एक शेर का मुंह की तरह गुजरात बना हुआ है, और एक साइड में बिल्कुल अंदर कटा हुआ है। हुआ क्या था कि जब पृथ्वी बनी और उस समय गोंडवाना लैंड में इंडिया आती था, ये पता ना आपको गोंडवाना लैंड क्या होता है? चलिए, एक समय ऐसा था, बिल्कुल सुनिए, हम बिल्कुल शुरुआत समझा रहा हूँ आपको। एक ऐसा वक्त था जब जितने भी कॉन्टिनेंट हैं वो सब ऐसे नहीं थे, बिल्कुल सब मिले हुए थे। इस वक्त जब सारे कॉन्टिनेंट आपस में सब जुड़े हुए थे, उसको बोलते हैं पेंजिया। याद रखिएगा, जितने मैं बातें बता रहा हूँ सब एग्जाम में आई हुई बातें हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसा वक्त, मतलब आज से लाखों साल पहले की बात है, ऐसा वक्त जब सारे कॉन्टिनेंट, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सब आपस में मिले हुए हैं, और इनको बोलते हैं पेंजिया। आपसे पूछा गया था पेंजिया क्या होता है, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, अर्थ के रोटेशन के कारण, अर्थ जो घूम रही है, साथ में सूरज और चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट हैं वो एक दूसरे से दूर जाने लगे, ठीक है। लाखों साल पहले की बात है। हिंदुस्तान जो आज जिस स्थिति में है, आज आप देखोगे इक्वेटर से ऊपर है ना इस समय। हम लोग अगर आप आज के मैप देखते हैं करंटली, तो इक्वेटर से ऊपर दिखता है, लेकिन लाखों साल पहले जो हिंदुस्तान था वो यहां पे ना होकर जो आपका मेडागास्कर है, यानी साउथ अफ्रीका के आसपास, वहां पर था, ठीक है। हिंदुस्तान जो आज आप यहां देख रहे हो, यहां पे ना होकर लाखों साल पहले साउथ अफ्रीका के आसपास हुआ करता था, लेकिन अर्थ की रोटेशन और सूरज चंद्रमा के ग्रेविटेशन फोर्स के कारण धीरे धीरे सब दूर जाते रहे, और इंडिया जो है ऊपर की तरफ सरकता गया। ये पढ़ा आप लोगों ने, पढ़ा आप लोगों ने कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो आप लोग ये? नहीं, करेक्ट, ठीक है, पढ़ा है ना आप लोग? आइडिया कुछ है कि नहीं इसका? फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो? बढ़िया। चलिए, अब अर्थ ऊपर, इंडिया जो ऊपर आ गया, इसी बीच में क्या हुआ कि एक जो प्लेट, अच्छा अब यहाँ समझना पड़ेगा कि अभी क्योंकि ज्योग्राफी का हिस्सा है, इसको थोड़ा डिस्कस बाद में करते हैं, लेकिन चलो बताता हूं। आपको पता है कि प्लेट्स होती हैं, जो अर्थ होती है वो प्लेट्स के ऊपर होती है। टेक्टोनिक सिस्टम पता है आप लोगों को? कभी पढ़ा आप लोगों ने? पढ़ा कभी? हम प्लेट्स होती हैं। देखिए, अर्थ जो है, अर्थ ऐसा माना जाता है कि अर्थ जो है वो अलग अलग, जो हम जहाँ खड़े होते हैं, जिसके अर्थ हमारा, जहाँ पे जो हमारा क्रस्ट है, जो जहाँ पे हम लोग खड़े होते हैं, जिस लैंड जमीन है हमारी जो है, वो एक तरह की प्लेट्स हैं, और ये एस्ट्रोनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट कर रही हैं। इस तरह से समझिए कि मान लीजिए एक बाल्टी में पानी है, और उस पर आपने प्लास्टिक की कोई आपने प्लेट रख दी है कोई, और वो तैर रही होती है। इसी तरह से जहां पर हम खड़े हैं, इस तरह की प्लेट से हैं जो कि बहुत लावा है, उसके ऊपर तैर रही हैं, और तैरते समय ऐसे आपस में टकराती भी हैं, और टकराने के कारण क्या होता है, इससे अर्थक्वेक आता है, ठीक है। ये थोड़ा ज्योग्राफी का हिस्सा है, बहुत डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको। प्लेट टकराती हैं, तो आपस में टकराने के कारण क्या होता है कि कुछ प्लेट्स जब टकराएंगी तो जो भारी प्लेट होती है वो अंदर चली जाती है, और हल्की प्लेट उसके ऊपर चली जाती है। इसे हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है। अच्छा, जब प्लेट अंदर जाती हैं और ऊपर वाली प्लेट जो है वो दबाएगी नीचे वाली प्लेट को, तो नीचे वाली प्लेट जो है वो पिघल जाती है, और गर्मी और टेम्परेचर के कारण, प्रेशर के कारण, और वहां से लावा निकलता है। मतलब वॉल्केनो, इसे कहते हैं वॉल्केनो, जो बनते हैं, जो ज्वालामुखी बनते हैं, ऐसे बनते हैं। और जब ज्वालामुखी फटता है तो लावा जो निकल के बाहर जो हमारी क्रस्ट होती है, यानी जो लैंड होती है, उस पर गिर जाता है। समझ में आया कि नहीं? अभी आया? दो तीन चीजें कॉन्सेप्ट में बताया आपको है, पहले समझते। प्लेट समझ में आया कि नहीं आया आपको? प्लेट टेक्टोनिक समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। समझ में आया ना? अगर नहीं आया तो बता दो मुझे। अभी भी माना जाता है, ठीक है, कि अर्थ जो है अलग अलग खूब सारी प्लेट से बनी हुई है, और एस्ट्रोनोस्फीयर जो कि लावा है उसके ऊपर तैर रही हैं। फिर तैरते तैरते आपस में टकराती हैं, भारी प्लेट अंदर चली जाती है, हल्की प्लेट उसके ऊपर रहेगी, और ऊपर से वो दबाती है। दबाने के कारण नीचे वाली प्लेट टूट टूट के वो पिघल जाती है और लावा बन जाती है, और वहीं से ज्वालामुखी का निर्माण होता है। फिर ज्वालामुखी का जब वहां से फटता है ज्वालामुखी, तो अंदर का लावा, अंदर का जो मैग्मा कहते हैं, लावा नहीं मैग्मा, अंदर का जो मैग्मा है वो बाहर आ जाता है, और बाहर आने के कारण पूरा लावा जो है पूरे जमीन में फैल जाता है। कुछ ऐसा ही सिस्टम हमारा हुआ था जब आज से लाखों साल पहले, जब हमारा डेक्कन प्लेटू बना था। डेक्कन का पठार, डेक्कन का पठार बना था, आपका सुना नाम डेक्कन का पठार? डेक्कन प्लेटू सुना ना आपने? जो आपका उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इस जगह पर है, इंडिया का ना ये पठार है। पठार क्या चीज होती है?
समझिए कि जो लावा निकल के एक प्लेट होती है गुजरात के पास टकराती है, वहां से वॉल्केनो का इरप्शन होता है और वो पूरा जो लावा है वो हिंदुस्तान के जो सेंट्रल इंडिया पे आके पिघल जाता है। पिघलने के कारण क्या होता है, ऐसा गिरता है कि स्लो बन जाती है, स्लो बनती है, वेस्ट टू ईस्ट स्लो बन जाती है। मतलब गुजरात में थोड़ी हाइट ज्यादा रहती है और धीरे धीरे जब वो उड़ीसा तक आता है तो स्लोप ऐसे बन जाती है। ये लावा होता है। इस कारण से जितनी नदियां ऊपर से आ रही होती हैं उनका रास्ता ये बंगाल की तरफ चला जाता है, क्योंकि उधर स्लोप बन जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी आपको? नहीं आया ना? आ गया सर। नहीं आया, कुछ लोगों को नहीं आया। शुभ है बैठे हुए। देखिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे गुजरात है आपका, यहाँ पर वॉल्केनो फटा, यहाँ से लावा निकला। लावा निकलने से क्या होता है, जहां से निकलेगा वहां पर लावा ज्यादा होगा और धीरे धीरे इधर साइड में कम होता जाएगा, यानी कि ऐसा बन जाएगा कुछ। ठीक है, यहाँ पे गुजरात है, ठीक है, यहाँ पर लावा इरप्शन हुआ और यहाँ से लावा निकल कर इधर आ गया, ऐसे बह गया। यहाँ पर थोड़ा लावा कम पहुंचेगा क्योंकि दूर है। यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति हमारे सेंट्रल इंडिया की है, जो हमारा डेक्कन प्लेटू है, कुछ ऐसा है, इस शेप में है। यहाँ पर ज्यादा, यहाँ पर हाइट कम। अब जो नदी ऐसे आती है, जो सीधी आना चाहिए थी, वो टकरा कर यूं मुड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर हाइट, यहाँ पर स्लोप ज्यादा बन जाती है। इस कारण जितनी नदियां हैं वो ऐसे आएंगी और बे ऑफ बंगाल की तरफ चली जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल एशिया में ऐसा, सेंट्रल इंडिया में ऐसा स्लोप बना हुआ है डेक्कन प्लेटू कारण। ठीक है, समझ में आया आपको ये? यस सर। ठीक है, अच्छा, अब ये तो समझ में आ गया कि हमें ये समझ में आ गया कि ज्यादा से ज्यादा नदियां बे ऑफ बंगाल में क्यों जाती हैं, ये हमें समझ में आ गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि डेल्टा बनता क्यों है। देखिए, कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो ग्लेशियर से निकलती हैं। ग्लेशियर कौन से होते हैं? जैसे कि गंगोत्री, यमुनोत्री, नाम सुना कभी आपने? गंगोत्री यमुनोत्री नाम सुना है आपने? जी। है ना? तो गंगा कहां से निकलती है? गंगोत्री से। मतलब गंगा जो है गंगोत्री के जो ग्लेशियर है वहां से निकलती है। बाद में उस नदी के पे और दूसरे नाले जुड़ते जाते हैं और नदी बड़ी हो जाती है। अच्छा, अब होता क्या है, जो नदियां हिमालय से निकलती हैं, ग्लेशियर से निकलती हैं, जब वो नीचे आती है तो हिमालय क्या होता है, ज्यादा स्लोप होती है, मतलब ढाल ज्यादा होती है। ढाल ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि इन नदियों का जो स्पीड है, जो फ्लो है, ज्यादा होता है। इसलिए आप जाकर देखो कि पहाड़ों पर नदी बहुत तेजी से बहती है, क्योंकि वहां पर हिमालय के कारण वहां पर स्लोप ज्यादा है। इस कारण से नदी की स्पीड बहुत ज्यादा है। आपने कभी, आप पहाड़ी इलाके में गए कभी? आप लोग नदियां देखी आपने? पहाड़ी इलाके में नदियां, यस, पहाड़ी इलाके में नदियां देखी आपने? कितनी खतरनाक तरीके से बहती है ना वो। क्यों बहती हैं? हाँ, अगर आप बद्रीनाथ वहां जाएंगे तो उसको हाँ, अलकनंदा और बिल्कुल, वो सब, हाँ, तो आपने नदियां, तो सब नदियां देखो उनका फ्लो ज्यादा होता है ना, फ्लो ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो हिमालय से आ रही होती है। हिमालय में वहां पे लैंड का, जमीन का स्लोप ज्यादा होता है, इस कारण से बहुत स्पीड से बह रही होती हैं। अच्छा, अब होता क्या है, हिमालय में जो नदियां होती हैं अपने साथ बहुत सारी मिट्टी, पत्थर भी लेकर आती हैं। ठीक है, क्योंकि साइड है टूट टाट के जमीन होती है, सब टूट रहा होता है, वो नदी के साथ साथ चीजें आ रही होती हैं। अब चूंकि हिमालय तक जब आती हैं, हिमालय में तो स्लोप बहुत ज्यादा होता है, इस कारण से वहां अपने साथ मिट्टी लेकर चली आती हैं। लेकिन जैसे जैसे वो प्लेन में आती हैं, जब जैसे मान लीजिए गंगा जो है हरिद्वार से होती हुई जब जैसी जमीन में प्लेन में आएगी, तो वहां पर स्लोप बहुत कम हो जाता है। स्लोप कम होने से क्या होता है कि जो नदी की स्पीड है बहुत स्लो हो जाती है। अब मान के चलिए कि जो गंगोत्री में जितनी तेजी से बह रही थी, वो जब आपका बे ऑफ बंगाल में जब हुगली के पास पहुंचती है, तब तक बहुत स्पीड की, मतलब जो स्लोप है बहुत बहुत कम हो जाती है। माना जाता है कि जो हुगली के पास जमीन का स्लोप है वो 0% या 1% के बराबर है। मतलब वहां पे ढाल जो है वो सिर्फ 1% की है। अब ढाल जो 1% होने के कारण क्या होता है कि जो नदी अपने साथ मिट्टी ला रही होती है, वो इतनी ज्यादा पावर जनरेट नहीं कर पाती है और मिट्टी को, पत्थर को छोड़ देती है। ठीक है, क्योंकि स्लोप बहुत कम हो गया है। अब नदी के पास बहुत ज्यादा वेग नहीं है। अब ज्यादा वेग ना होने के कारण क्या करती है, जो मिट्टी लेकर आ रही है उसको अपने साथ फ्लो नहीं कर सकती, तो अपने साथ छोड़ देती है और नदी पानी बह जाता है और मिट्टी और पत्थर छोड़ देती है। जो ये मिट्टी पत्थर छोड़ती है, इसको बोलते हैं डेल्टा। ये नई मिट्टी होती है, अपने साथ मिट्टी, खूब सारी नदियां हर बार नई मिट्टी लेकर आती हैं और इसी तरह मिट्टी की परत दर परत बनती जाती है और नई मिट्टी होती है, बहुत फर्टाइल मिट्टी होती है और डेल्टा, इसी तरह डेल्टा बनता है। डेल्टा ही बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है, यानी जो वहां की जो जमीन है बहुत उपजाऊ है। जमीन उपजाऊ होने के कारण वहां पर लोग जो बसे, ठीक है, उनको फूड की सिक्योरिटी रही, इसीलिए वहां पर जो डेल्टा है, आपका कलकत्ता हो गया या बांग्लादेश हो गया, वहां पर डेल्टा जो बना है,
फूड सिक्योरिटी होने के कारण, फर्टाइल जमीन होने के कारण वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है लोगों की, क्योंकि जब फर्टाइल जमीन होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग बसेंगे, वहां पर रहेंगे ज्यादा। कुछ क्लियर हो रहा है आपको? जी सर। ज्यादा मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, एक साथ ही मैंने बहुत बताया, लेकिन क्या करूं, सब जुड़े हुए आपस में, ठीक है। अच्छा, अभी और आगे लेके चलते हैं। अब आप हमें ये समझ में आ गया कि नदी जो अपने साथ मिट्टी लेकर आ रही है और स्लोप कम होने के कारण वो अपनी जमीन पत्थर और मिट्टी छोड़ देती है और वो डेल्टा बनता है। डेल्टा बहुत उपजाऊ होता है, उपजाऊ होने के कारण वहां पर फसल बहुत अच्छी होती है और ज्यादा से ज्यादा लोग बसते हैं। और जब लोग बसते हैं तो वहां पर व्यापार ज्यादा होगा, व्यापार ज्यादा होता है तो वहां प्रॉस्पेरिटी ज्यादा रहती है। प्रॉस्पेरिटी रहने के कारण, यही कारण था जब अंग्रेज इंडिया में आए तो सबसे पहले उन्होंने आके बंगाल पे कब्जा किया। मैंने जोड़ दिया ना बहुत कुछ आपके साथ आपस में, क्योंकि बंगाल बहुत ज्यादा रिच था। क्यों रिच था? क्योंकि वहां डेल्टा था, वहां पर वहां की जो जमीन बहुत उपजाऊ थी, इस कारण वो रिच था। चलिए, खैर मैंने ज्यादा लंबा बता दिया आपको। मैं आपको सीक्वेंस जोड़ रहा था कि कोई भी चीज जो होती है वो सीक्वेंस जुड़ी हुई है, अलग कुछ नहीं है। अगर पढ़ाई को आप बहुत सीक्वेंस से पढ़ाई करेंगे ना तो ज्यादा मजा आएगा और हमेशा याद रहेगा। फिर क्वेश्चन किसी तरह से, क्वेश्चन कोई भी किसी फॉर्म में आ जाए, किस तरह से भी आ जाए, आप उसको हैंडल कर पाओगे। लेकिन अगर आपने हर चीज को बहुत सेपरेट होकर पढ़ा कि भाई ये तो ज्योग्राफी का हिस्सा है, ये तो हिस्ट्री का हिस्सा है, ये तो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है, तो फिर पढ़ाई आपकी कंप्लीट नहीं होती है, फिर बहुत दिक्कत आएगी और फिर आप शायद जो बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उसको आप हैंडल ना कर पाओ। कभी आपसे पूछा जाए कि भाई अंग्रेज वो बंगाल में क्यों आके सबसे पहले उन्होंने कब्जा किया, तो आप बता पाओगे कि वहाँ डेल्टा होता है और वहाँ जमीन उपजाऊ होती है, वहां पर बहुत ज्यादा व्यापार भी होता है। जमीन उपजाऊ हो गई तो व्यापार ज्यादा होने लगा, इस कारण से अंग्रेजों को वहां पे जब कब्जा किया। और मेन जो अंग्रेज का सोर्स रहा, बंगाल को जो कब्जा रखा उन्होंने अपने, इस कारण से उनको रिसोर्सेज मिलते गए और इंडिया पे राज करना उनके लिए और आसान होता चला गया। चलिए, खैर अभी हमने चीजों को, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आज आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्लास है, इसका यही मकसद है कि आपको मैं हर चीज कनेक्टेड बता सकूं कि हर चीज कनेक्टेड कैसे है आपस में, कोई चीज अलग नहीं है। चलिए, अब हमने ये देख लिया कि नर्मदा नदी जो है वहां पर पहुंच गए। नर्मदा नदी जो है वेस्ट फ्लोइंग है, क्योंकि वो डेल्टा से नहीं, इधर नहीं गुजरती है, वो अलग उनका सिस्टम रहता है। वो जमीन को जो पठार होता है, पठार को काटते हुए उधर बह जाती है। चलिए, वो तो ज्योग्राफी पढ़ेंगे, थोड़ा सा और बाद में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा। अब हमने देखा कि नर्मदा नदी पर आकर सबसे पहले इंसान बसे, बसने के बाद सबसे पहला काम क्या किया उन्होंने, किस तरह के काम करते थे वो लोग, किस तरह काम करते थे वो लोग, वहां पे खाना कैसे खाते थे, क्या करते थे वो, कौन सा व्यापार करते थे, क्या करते थे? सर जी, आखेटक खाद्य संग्रह। तो हाँ, सबसे पहले इंसानों ने क्या किया कि वो शिकारी बने, ठीक है, जानवरों को मार के खाना शुरू किया। ठीक है, ठीक है जी अच्छा, मुझे ये बताइए, मैं और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, जो एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ा सा एडवांस जा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, लेकिन जाना जरूरी है। लाखों सालों तक, ठीक है, इंसान जो है वो फूड चेन के बीच में था, ना कि टॉप पे था। यानी कि आज आप इंसान को देखते हो, जो मतलब इंसान को खतरा किसी से नहीं है देखा जाए तो, लेकिन हमेशा ऐसा वक्त नहीं रहा है। इंसान एक टाइम पर जब शिकार करा करता था, शुरुआत में, जब इंसान बनना शुरू हो रहे हैं, ठीक है, होमो सेपियंस बनना शुरू हो रहे हैं, बहुत सालों तक वो फूड चेन के बीच में है। यानी कि मान लीजिए किसी शेर ने शिकार किया जानवर का, तो बहुत सालों तक तो इंसान जो छुप के देखता रहता था कि यार ये जो शेर है पहले ये हिरन को खा जाए, जो बचा कुचा होगा उसके बाद जो आपके कहते हैं ना सियार वगैरह आते हैं वो खाएंगे, उसके बाद जो बचा रह जाएगा वो इंसान खाते थे। तो बहुत सालों तक तो इंसान फूड चेन के बीच में रहा, यानी कि इंसान को हमेशा खतरा रहता था कि यार शेर हमें ना खा जाए और बाकी लोग ना खा जाए। इस चीज से बचने के लिए इंसानों ने ग्रुप बनाना शुरू किया, साथ में मिलकर काम करना की जो प्रवृत्ति है इंसानों के अंदर, ग्रुप में काम करने की, वो इंसान की कहीं ना कहीं जो सेफ्टी जुड़ी हुई चीज है। तो बहुत सालों तक तो इंसान ने किया। उसके बाद लगभग 3 लाख साल पहले इंसान ने आग का खोज की, आग जलाना शुरू किया। ठीक है, आग ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ऐसा नहीं था कि आग की खोज करने से इंसानों को अचानक से कुछ परिवर्तन आ गया, नहीं, लगभग 3 लाख साल पहले इंसानों ने आग खोज की। तो उसने क्या किया, जो खाना था, जो मांस था, उस मांस को पकाना शुरू किया। मतलब अब वो इंसान जो मांस था उसको जल्दी से पका सकते थे, खा सकते थे, और खाने से वो जल्दी पचा सकते थे, पच जाता था, इसलिए टाइम बचना शुरू हो गया इंसानों के पास। पहले क्या था, जो मांस खाते थे वो उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता था, लेकिन पका हुआ खाना खाने से उनको थोड़ा सा जल्दी उनका डाइजेशन होने लगा। यही कारण है कि इंसानों की आंत जो है वो छोटी होती चली गई, जबड़े हैं वो छोटे होते चले गए। अगर आपने पुराने इंसानों को पिक्चरें देखी होंगी, फोटोज देखे होंगे, तो इनके जॉस बड़े बड़े होते थे,
क्यों? क्योंकि कच्चा मांस चबाने के लिए ज्यादा ताकत चाहिए होती थी, लेकिन जब खाना पकाना शुरू किया तो ये जॉज जो है वो पतले छोटे चले गए। खैर ज्यादा जा रहा है। नर्मदा घाटी में इंसानों ने सबसे पहले बसे हिंदुस्तान में, और वहां पर खाना उन्होंने स्टोर करना और शिकार करना शुरू किया। ठीक है, आग की खोज के लाखों बाद साल तक भी जो ऐसा नहीं था कि बहुत परिवर्तन आया था, बहुत धीरे धीरे डेवलपमेंट आया है। ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट बहुत जल्दी आया है, डेवलपमेंट बहुत स्लो स्लो आया है, लेकिन आग ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसलिए किया कि खाना पकाना शुरू किया। साथ में थोड़ा सा उन्होंने ये समझ लिया कि गर्मी सर्दी से बचने के लिए आग बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में जानवरों से भी सुरक्षा उनको आग से हो जाती थी। अब धीरे धीरे इंसान आगे बढ़ना शुरू होते हैं और कुछ जगह पे बसते हैं। अच्छा, अब जो एक सवाल आता है पीसीएस में आता है वो देखते हैं। आपसे पूछेगा सवाल आपसे कि भाई ये बताइए कि इंसान आया, उस इंसान में सबसे पहले जो हथियार के रूप में पत्थर का इस्तेमाल किया उन्होंने, किया ना इंसान की भाई जो कि जानवरों की हड्डी को तोड़ सकें, उसके लिए उन्होंने सबसे पहले एक पत्थर उठाया और पत्थर को एज अ हथियार का इस्तेमाल करके उस हड्डी को तोड़ा और हड्डी से जो अंदर का जो बोन मैरो होता है उसको निकाल खाना शुरू किया था। वो कौन सा काल था जब सबसे पहले इंसानों ने पत्थर को पहली बार हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था? उस काल को क्या बोलते हैं? पूरा पाषाण काल। पैलोलिथिक एरा। बहुत अच्छी बात है, यानी पूरा पाषाण काल। हिंदी में पूरा पाषाण काल, इंग्लिश में पैलोलिथिक एरा। सवाल आपसे पूछेगा, ये पीसीएस में आया हुआ सवाल है। ये लंबी कहानी सुनाने का मकसद ये है कि चीज आपको याद रहे हमेशा। ठीक है, कि सबसे पहले इंसानों ने पत्थरों को इस्तेमाल किया और हड्डी से को तोड़कर अंदर से जो बोन मैरो निकाल के खाने के इस्तेमाल के निकाला उन्होंने, उसको बोलते हैं पूरा पाषाण काल यानी पैलोलिथिक एरा। उसके बाद बहुत सालों तक ये चलता रहा। फिर एक टाइम ऐसा आया जब इंसान पहली बार खेती करना शुरू करते हैं। ठीक है, एक जगह बसे, उन्होंने देखा कि कुछ बीज को अगर हम जमीन में डालेंगे तो उसमें से कुछ निकल के आता है जिसको हम खाने के पर्पस का इस्तेमाल कर सकते हैं। किस टाइम पर इंसान ने पहली बार एग्रीकल्चर को समझा कि एग्रीकल्चर नाम की कोई चीज होती है? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक एरा। ये याद रखिएगा, ध्यान रखना, ये एग्जाम में सवाल आते हैं ये। ठीक है, पूरा पाषाण काल यानी पैलोलिथिक एरा वो समय जब इंसान ने पत्थर को इस्तेमाल किया। उसके बाद बहुत सालों बाद एक मेसोलिथिक एरा आता है यानी मध्य पाषाण काल आता है, जिसमें एग्रीकल्चर करते हैं। एग्रीकल्चर के मतलब कि जमीन ली और जमीन में कुछ बीज डाले और फसल हुई। अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो एग्रीकल्चर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इंसानों को बिल्कुल चेंज कर दिया एग्रीकल्चर ने। क्योंकि पहले इंसान जो थे वो जानवरों को खाते थे, पकड़ा मारा खा गए। ठीक है, लेकिन अब एग्रीकल्चर करना शुरू किया तो एग्रीकल्चर क्या है कहानी की, एग्रीकल्चर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, समय लगता है एग्रीकल्चर के अंदर ना भाई। आप पहले जमीन पे जाओगे, जमीन को पहले समतल करोगे, समतल करने के बाद उसको उस पर बीज डालोगे, फिर फसल उठाओगे, तो ये 5-6 महीने लग जाते हैं, 6 महीने 3 महीने 4 महीने लग रहे हैं, तब जाके फसल हो रही है। अब चूंकि एग्रीकल्चर के लिए 3-4 महीने का समय लग रहा है, तो इंसानों को एक जगह पर रहना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि अब इंसान जो है वो भटकेंगे नहीं, दाएं में जाएंगे नहीं, वो सिर्फ एक जगह पर रहेंगे और वहां पर रहकर एग्रीकल्चर करेंगे। उनकी फैमिलीज रहेंगी। फैमिली जो होती है वो सिक्योरिटी मिल गई, सेफ्टी मिल गई, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, तो जानवरों से खतरा भी उनको नहीं है, एक जगह पे रुक रहे हैं और वहां से एग्रीकल्चर करके। तो इस एग्रीकल्चर ने पहली बार इंसानों को थोड़ा सा साथ में रहने सिखाया, फैमिली और समाज का एक रूप दिया उन्होंने। ये हुआ मेसोलिथिक एरा में। अब आता है आपको एक एरा कौन सा आता है, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। इस टाइम पे क्या हुआ था? पहिए का आविष्कार। पहिए का हुआ था, लेकिन अगर एक चीज और भी हुई थी, आपको ध्यान रखिएगा कि उस टाइम पर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हुआ था। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल यानी कि जानवरों को पहली बार डोमेस्टिकेट किया गया, उनको पालतू बनाया गया था। ठीक है, मैं आपको पूरी जर्नी सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि कैसे अफ्रीका से निकलते हैं, इंडिया आते हैं, फिर शिकारी बनते हैं, फिर एग्रीकल्चर करते हैं, फिर जानवरों को पालना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे इंसान जो है थोड़ा सा और सामाजिक होता जा रहा है। ठीक है, पर्पस मेरा क्या है समझाने का आपको कि चीजें आपको सीक्वेंस में याद रहे। ठीक है, अभी हड़प्पा भी नहीं आया है, हड़प्पा भी आएगा थोड़े समय बाद। ठीक है, अभी तो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि इंसान पहले बने कैसे थे। ठीक है, तो ये सब शुरुआत के एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन जो थे एनसीईआरटी में वो तो पढ़ा है, जो नहीं थे वो भी मैं समझा दिया आपको, क्योंकि एग्जाम में आपको आता है।
एक सवाल आपको जो एनसीईआरटी से आएगा, मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं आपसे। एक मिनट जाइए, चलिए। पांडुलिपियों और अभिलेखों में क्या अंतर है, यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस में क्या अंतर है? सर पांडुलिपियां जो पांडुलिपियां होती थी वो पत्तों और पेड़ों के छालों पे लिखी जाती थी, पेड़ों छालों पे और लिखे जो थे। अभिलेख होते हैं वो सर किसी मतलब पत्थर पे लिखे पत्थर जाते या लोहे इस पे लिखे जाते हैं। ठीक है। पांडुलिपि यानी कि कैसे लिखने के लिए, मतलब आप देखो, कहते हैं छाल का पत्ता होता है, छाल, पेड़ों के छाल, ताड़ ठीक है, उस ताड़ पे पे। वो लिखते थे, जैसे कोई लिखा था। और अभिलेख का मतलब होता था कि मान लो राजा कोई है, उस राजा को अपने प्रजा से कम्युनिकेशन करना है, बताना है कि भाई इस तरह की चीजें होनी चाहिए, हम मैं ये सोचता हूँ। तो क्योंकि उस समय इंटरनेट नहीं था, कुछ लेटर नहीं जाते होते थे, तो लोग राजा क्या करता था, पत्थर के ऊपर अपनी विचारों को या जो भी वो लिखना चाहे, जो भी अपने प्रजा को बताना चाहे, तो वो लिखता था। इसे कहते हैं अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस कहते हैं, जो कि पत्थर पे होते थे, तो उसको बोलते हैं शिलालेख, यानी कि स्टोन इंस्क्रिप्शन। अगर वो लोहे पे लिखेंगे तो आयरन इंस्क्रिप्शन, लोहा अभिलेख, ठीक है। और अभिलेखों के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, जो हम आगे धीरे पूछेंगे कि किस किस राजा ने अपने अपने टाइम पर अभिलेख लिखाए हैं। अभी तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि अभिलेख हुआ करते हैं जिसमें राजा अपनी प्रजा से कम्युनिकेट करने के लिए लिखता है, ठीक है। ये तो चैप्टर 1 खत्म किया अभी हमने आपको, ठीक है। अच्छा, चैप्टर 2 मैंने खत्म ही कर दिया, मैंने कुछ इसमें सब मैं बता दिया आपको। अच्छा, कुछ आपसे ना एक सवाल पूछेगा आपसे, बल्कि जब आप एनसीईआरटी के चैप्टर 2 पे जाओगे तो वहां पर आप ना एक मैप देखोगे। उस मैप पर इंडिया में अलग अलग सिटीज हैं या अलग अलग जगह हैं जिनको अपने कालखंड में, यानी कि वो पूरा पाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक एरा, या नव पाषाण काल यानी कि नियोलिथिक एरा, इसके हिसाब से बनाया गया। तो आपको जगह का नाम बताना है कि कौन से एरा में है। जैसे कि बुर्जहुम हो गया या मेहरगढ़ हो गया, ये कौन से एरा की चीजें हैं? बुर्जहुम कश्मीर का है, मेहरगढ़ पाकिस्तान का है। हाँ, एक सवाल एक मिनट रुको, थोड़ा सीक्वेंस टूट गया। सबसे पहले खेती जो एग्रीकल्चर किया इंसानों ने, वो हिंदुस्तान के पर्पस से सबसे पहले कहां पर हुआ? सवाल आपसे ये पूछेगा। मेहरगढ़ बलूचिस्तान हुआ, में, जो कि बलूचिस्तान में है, इस समय पाकिस्तान के अंदर। तो सवाल आपसे पूछा गया था आपसे, सबसे पहले खेती के जो एविडेंस मिले हैं वो मेहरगढ़ में मिले हैं, यानी कि जो बलूचिस्तान में। ये याद रखना, ये सवाल आता है, बहुत बार आता है, ठीक है। इसी काल, अच्छा इससे पहले मेहरगढ़ से पहले हमें एक चीज और मिली है, हमें गुफाएं मिली हैं। उस गुफाओं के अंदर कुछ पेंटिंग हो रखी है, इंसानों ने कुछ पेंटिंग की है। और पेंटिंग ऐसा नहीं कि बहुत पिकासो की तरह पेंटिंग की है, सिंपल इंसानों के लिए वो गोला बनाया और डंडा खींचा और इस तरह की ना, जैसे कि ज्योमेट्रिकल फिगर के रूप में चीजें बनाई हैं। डंडा खींच दिया, बनाने होंगे तो गोल बना दिया, नीचे डंडा खींच दिया। ये चीज कहाँ मिली है हमें? मध्य प्रदेश भीमबेटका में। भीमबेटका में मिली है। भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के अंदर। अब सुनिए सवाल, आपसे पूछा गया था कि भाई सबसे पुराना जो केव इंस्क्रिप्शन है, यानी कि केव के जो पेंटिंग है सबसे पुरानी, वो कहाँ मिली है? भीमबेटका, जो कि पैलियोलिथिक एरा की है, पूरा पाषाण काल के बारे में समय की है ये भीमबेटका। उसके बाद का जो टाइम आया वो आता है मेहरगढ़ और बुर्जहोम का, समझ रहे ना? सबसे पुराना है भीमबेटका, उसके बाद का समय आता है मेहरगढ़, जहां पर एग्रीकल्चर होना शुरू हुई है, और इसी बीच में आता है बुर्जहोम। बुर्जहोम कहां पर है और क्या काम है बुर्जहोम का, बताइए। कश्मीर में पहली बार खेती गई। बुर्जहोम में एक चीज और भी है, सब लोग गड्ढे के नीचे घर बना के रहते। बिल्कुल, सवाल ये पीछे से पूछा गया था, ठीक है। वहां पर सिस्टम क्या है, लोग गड्ढा खोदते थे और गड्ढे के अंदर वहां पे रहते थे। गर्त गृह, मतलब गड्ढा खोद के वहां रहते थे, गड्ढा आवाज कहते हैं ना भाई। लोग ऊपर झोपड़ी में आते, झोपड़ी नहीं में आते थे, गड्ढा खोद के नीचे बैठ जाएंगे इसके अंदर। और ये सवाल पूछा गया था आपसे पीसीएस में, कई बार पूछा जाता है बुर्जहोम के बारे में, जहां पर गड्ढे खोद के वहां रहेंगे। तो हमने भीमबेटका में देखा कि ज्योमेट्रिकल फिगर बनती है, हमें मेहरगढ़ में देखा कि हमें एग्रीकल्चर हो रहा है, बुर्जहोम में देखा कि वहां पर गड्ढे में रह रहे हैं। तो आप सीक्वेंस देख रहे हो ना, आपको ये याद रखना है, बेटा गलत मत करके आना एग्जाम में, ठीक है ना। ये सब इतनी मेहनत कर रहा हूँ, याद रखना इस बात को। चलिए, अभी वैसे और भी हैं, जैसे कि आपका चिरांद है, कोलडीवा है, ये सब हम आपको एडवांस में पढ़ाएंगे। कोलडीवा में आप, ये यूपी के अंदर है, यहाँ चावल मिले थे आपको, ठीक है। चिरांद के अंदर हड्डियां मिली थी, हड्डी के औजार मिले थे, ये मैं आपको चिरांद बिहार में। हाँ, तो ये इन्होंने एनसीईआरटी में कवर नहीं किया हुआ है, लेकिन जब एडवांस पढ़ेंगे तो एडवांस में मैंने आपको सब दिया हुआ है इन जगहों के बारे में कि इन जगहों में क्या क्या है, और ये एग्जाम में आता भी है, और मैंने बताया, मतलब आपको मैं नोट्स दूंगा भी। लेकिन अभी फिलहाल हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं,
तो उसके हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा अब आगे देखते हैं। मैंने आग के बारे में बता दिया है, नाम तिथि। अच्छा आपको पता ना बीसी और एडी क्या चीज होती है, पता है ना सबको? जी सर। बीसी, हाँ तो मैं जी। ना बताऊं तो बता देना, मतलब पूछ लेना मुझसे आप। अच्छा चैप्टर नंबर 2 भी आपका लगभग खत्म हो गया, सब सारे सवाल मैंने मोटे मोटे सब पूछ डाले मैंने आपको, ठीक है। अच्छा एग्रीकल्चर जो है वो सही रहा कि गलत रहा इन लोगों के लिए? नुकसान क्या हुआ एग्रीकल्चर से? सर वनों का नुकसान हुआ, जंगलों का। एग्रीकल्चर नुकसान ये हुआ ना कि सबसे पहले क्या था, इंसान के पास थोड़ा सा खाली गए, शिकार किया, पकड़ा जानवर मारा और खा गए, तो बहुत टाइम बचता था। लेकिन एग्रीकल्चर एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो इंसान को पूरा सिस्टम ही चेंज करना पड़ा अपना, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए बेचारा वो जमीन खोदता है, उस फसल की देखभाली करता है, वो सब कुछ करता है इस तरह के, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में इंसान को बहुत टाइम बर्बाद किया इस चीज ने। अच्छा एक और मैं आपसे थोड़ा सा सवाल पूछूंगा कि मेहरगढ़ हो गया, परलोक इंसान हो गया, ठीक है। चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया आपसे। चैप्टर 2 भी लगभग कंप्लीट हो चुका है, चलिए। अच्छा एक एनसीईआरटी पूछा मध्य पाषाण काल के कौन सा एरा है, टाइम के बारे में पूछेंगे, आज से कितने हजार साल पहले की बात है मध्य पाषाण काल? एक 12,000 से 10,000 हैं? 12,000 से 10,000 12,000 से लेकर 10,000, ये समझिए, ठीक है। ये कभी कभी आपको सीक्वेंस पूछ ले तो याद रखिएगा, अगर 12,000 साल से पहले का टाइम है उसको हम बोलते हैं पैलियोलिथिक, यानी पूरा पाषाण काल। 12,000 से लेकर 10,000 साल का समय है यानी मध्य पाषाण काल। देखिए इसमें एक चीज और भी हुई थी, 12,000 साल पहले हिंदुस्तान मतलब वर्ल्ड में, दुनिया में जो आइस एज है खत्म हुआ था। आइस एज आपको पता ना कि एक ऐसा समय जब पूरे पृथ्वी पर बर्फ ही बर्फ का हाँ उसको हम बोलते हैं आइस एज बोलते हैं। और आइस एज क्यों आता है मुझे ये बताइए। और ये आइस एज बड़ा एक वो है पीरियोडिक सीक्वेंस है, ऐसा नहीं कि एक बार होया चला गया, कुछ लाख साल बाद आएगा, फिर से आएगा, फिर से पृथ्वी जो है वो जो आइस है बर्फ के नीचे ढक जाएगी, फिर हजारों साल चलेगा ऐसा, फिर धीरे धीरे पृथ्वी गर्म होगी और गर्म होने के बाद फिर से आइस खत्म होगी और फिर से जमीन जो है एग्रीकल्चर करने लायक होगी। तो ये एक ऐसा सीक्वेंस है, मतलब एक पीरियोडिक चीज है। आइस एज क्यों आता है, ये थोड़ा ज्योग्राफी का सवाल है, क्यों आता है मुझे बता दो आप। ऐसा क्या हो गया कि पृथ्वी पर यार ये बर्फ की चादर चढ़ गई पूरी? ये सवाल मैं आपका मुझे बताना है क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, ठीक है ना, टाइम खत्म हो रहा है, तो कल बताइएगा। फिलहाल हम समझते हैं मध्य पाषाण काल जो है वो 12,000 साल लेकर 10,000 साल पहले आया था, ठीक है। लगभग बचने की जो प्रक्रिया जो है 12,000 साल पहले स्टार्ट हो गई थी। नव पाषाण काल यानी कि नियोलिथिक एरा जो है वो 10,000 साल बाद आया है। और मेहरगढ़ में जो बस्ती बसी है वो लगभग 8,000 साल पहले बनी है। तो ये एनसीईआरटी में दिया है, इसको आप एक बार किताबें खोलकर पढ़ भी लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है इसके अंदर। हमने